Friends, welcome back to our channel Portal to Study. So, in this video, you will see the solution of the questions from the chapter 7, that is wave optics, that is of 7 marks with options and 5 marks without options. So, we will see the MCQs, very short answer questions and short answer questions 1 in this video. So, let us move on to the first question. So, the MCQs, first question of the MCQs here is, when light travels from optically rarer medium to optically denser medium, the speed decreases because of change in. मतलब अगर लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है तो उसका स्पीड चेंज होती है, ये तो हमको मालूम है. तो वो स्पीड चेंज किस वजह से हो रही है ये हमको बताना है. अब ये जो हमने इधर आपको बताया है, ये लाइट इज अब ये है पार्टिकल और वेव, ये एक साथ लिखा हुआ है क्योंकि लाइट हमारा ड्यूअल नेचर शो करता है. बहुत दोगला इंसान है ये बहुत. तो ये ड्यूअल नेचर जो शो करता है तो ये एक ही पॉइंट पे एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी बिहेव करता है. तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एक पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रहा है. यार हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तू समझ नहीं रहा है बात. लेकिन इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, इसके जो प्रोसेस होते हैं, उससे हम मालूम कर सकते हैं कि ये पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है या वेव जैसा बिहेव कर रहा है. जैसा हमारे थर्ड एमसीक्यू में भी आएंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है. तो यहाँ पर अगर हम ये कंसिडर करेंगे, जैसे हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम ये एक सरफेस बनाते हैं, ये नॉर्मल है. अगर लाइट ऐसा आ रहा है तो वो यहाँ पर से ऐसा रिफ्रैक्शन हो जाएगा. तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ये मीडियम कंसिडर करें एयर और दूसरा मीडियम है वाटर, तो हमको मालूम है कि वाटर मीडियम जो है वो एयर से ज़्यादा डेंस है, मतलब उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कम वॉल्यूम में होते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस. तो हमारा स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर इसको हम बोलेंगे कि न्यू लैम्बडा. क्यों? क्योंकि 1 अपॉन टाइम तो हो गया फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस यहाँ पे हमारा वेवलेंथ लैम्बडा, राइट. अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये कि कोई भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन मीडियम. मतलब अगर मीडियम चेंज भी होता है तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होगी. उसका क्या चेंज होगा? फिर वेवलेंथ. अब हमने तो अभी तक ये पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ कम हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, राइट. लेकिन हम यहाँ पर एक फैक्टर कंसीडर नहीं करते जो है वेलोसिटी. अब ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी है. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल से कंसिडर करें, हम बोले कि इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, अब यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, इफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, और वेवलेंथ जो है लाइट की वो भी है 5 मीटर्स. ये एक एग्जांपल है सिर्फ. तो ये क्या हो जाएगा? न्यू इंटू 5. तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 साइकिल पर सेकेंड, राइट. अब यही वेव अगर डेंसर मीडियम में एंटर होता है तो हम बोल रहे हैं उसकी वेवलेंथ कम होंगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. तो कैसे? और वेलोसिटी कम हो रही, तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेवलेंथ भी हो गई, कम हो गई वेवलेंथ 5 से 3 मीटर्स. अब फिर से उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई यहाँ पर? 1 पर सेकेंड या फिर 1 हर्ट्ज, राइट. तो अब जैसा हमने यहाँ पर देखा कि वेलोसिटी और वेवलेंथ कम होने से उसकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर होगा कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द स्पीड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ. क्योंकि बाकी चीज़ें उसका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेस तो चेंज होगा नहीं. और जो हमारा जो विजन होता है, जो हमको कलर्स दिखते हैं, तो वो हमको दिखते हैं हमारे रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं. तो जो कोन्स होते हैं उनकी वजह से हमको कलर दिखता है. तो वो कोन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी सेंस करते हैं, वो वेवलेंथ सेंस नहीं करते. तो वो फ्रीक्वेंसी की वजह से हमको कलर दिखता है. और लेकिन हम हर जगह वेवलेंथ ही यूज़ करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, या फिर जहाँ पर भी हम ऑप्टिक्स में बात करते हैं तो हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात करते हैं. क्यों? क्योंकि वेवलेंथ के टर्म्स में बात करना इजी है और उसको कैलकुलेट करना भी इजी है, इसलिए हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात करते हैं. द सेकेंड एमसीक्यू इज लाइट ऑफ, और जहाँ पर भी आप ऑप्टिक्स का एमसीक्यू या ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ ये क्वेश्चन जरूर होगा कि when light travels from optically rarer medium to denser medium, the speed decreases because of change in. ये क्वेश्चन कंपलसरी हर ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में होना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है. So the second MCQ is light of wavelength 5000 angstrom units falls on a plane reflecting surface. So the frequency of reflected light is. अब हमको मालूम है कि रिफ्लेक्टेड लाइट का अब बेसिक
हमारे पास वेलोसिटी का जैसा हमने फार्मूला देखिए, तो फार्मूला क्या है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, या फिर हम बोलेंगे लाइट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पर लाइट है तो लाइट की कितनी रहती है स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो अब यहाँ पर हमारा वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो हम ये इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू मालूम है हमको 3 × 10⁸ और लैम्बडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 5000 × 10⁻⁻10 मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁷ मीटर, राइट। अब ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 0.6 ज़ा, तो ये 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 हो जाएगा, तो 10⁻7 और 10⁸ कितना हो जाएगा 10⁻15, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻, मैंने इसको एक पॉइंट इधर सजा दिया इसलिए 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। द नेक्स्ट MCQ इज लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज, लाइट हमारा वेव नेचर कहाँ बताता है या क्यों बताता है। अब जैसा हमने यहाँ पर देखे कि लाइट तो हमारा बहुत दोगला इंसान है, वो कभी भी वेव बन जाता है, कभी भी पार्टिकल बन जाता है, या फिर वो एक ही पॉइंट पे भी वेव और पार्टिकल दोनों के ऐसे एक्ट करते हैं। अब ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर हम ऐसा बता रहे कि लाइट, हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा 10th में कि यहाँ पर हम एक कैंडल रखते हैं, यहाँ पर फिर बीच में एक कार्डबोर्ड रहता है, उसमें एक बस पॉइंट होल रहता है, और इसके बाद अगर रखना है तो और एक कार्डबोर्ड रखते हैं, वरना नहीं रखते, इसमें भी एक पॉइंट होल रहता है, और यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो हमको ये फ्लेम दिखता है, क्यों, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ये पिन होल्स है, ये मतलब सिर्फ एक बहुत स्मॉल रेडियस के होल्स है, तो हम इस पर से ये बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन मतलब पार्टिकल नेचर, तो ये पार्टिकल के ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम बोलते थे कि यहाँ ये वेव के ऐसा ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शंस आए थे या कुछ डिफरेंस होता था। अब सेकंड है कि लाइट एग्जिबिट्स फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में भी हम जैसे बताते हैं कि लाइट ये रिफ्रैक्ट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, तो हम जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू बताएंगे तो वो हमारा होगा लाइट बिहेविंग एज अ पार्टिकल। तो अब ये बताएंगे हम कि फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, लाइट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप हर जगह ये डायग्राम देखेंगे ऐसा कि ये मेटल सरफेस है, ये लाइट आ रही है और यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। अब लाइट तो यहाँ हम वेव नेचर बता रहे हैं, लेकिन जब लाइट मेटल के साथ इंटरेक्ट होती है तो वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में E=h के फॉर्म में वो एटम को देंगे। अगर हम एक एटम की बात करें तो वो एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की उससे ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दे रही, तो फोटोन भी क्या है हमारा पार्टिकल, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या बता रहा है कि वो पार्टिकल नेचर। लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन था कि लाइट फॉलोज वेव नेचर, वेव नेचर क्यों है, तो वेव नेचर हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से है, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या बताता है हमारे पास कि जब दो वेव्स एक साथ आती हैं तो उनके या तो क्रेस्ट और ट्रफ इसमें से जो भी कोइंसाइड होंगे, तो उसके वजह से जो हमको आगे दिखेगा कि वो ब्राइट बैंड बन रहा है, डार्क बैंड बन रहा है, तो उस पे से हम बोलेंगे कि लाइट वो इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इंटरफेरेंस हमारा किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि लाइट फॉलोज वेव नेचर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया लाइट एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रिज्म है हमारा, तो प्रिज्म से भी क्या होता है, प्रिज्म से सिर्फ हमारा लाइट, वाइट लाइट ये डिस्पर्स होता है डिफरेंट कलर्स में। So the next question is, Young's double slit experiment is carried out using green, red and blue light, one color at a time. The fringe width recorded are omega, ये W लिखा है लेकिन ये होता है एक्चुअली ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा जी, ओमेगा आर एंड ओमेगा बी रिस्पेक्टिवली। देन अब इसका रिलेशन हमको मालूम करना है कि कैसा होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास फ्रिंज विड्थ का, तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास है कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कि मतलब जितनी फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अब हमारे पास ये रिलेशन मालूम है हमको, या फिर हमको ये निमोनिक मालूम है विबग्योर, हम लिख देंगे यहाँ पे इसको VIBGYOR, और ये है हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, राइट। तो मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा। तो हमारे पास आ जाएगा फिर ओमेगा आर। अब यहाँ पर कौन कौन से कलर्स हैं हमारे पास, ग्रीन, रेड, ब्लू। तो पहले सबसे पहले आएगा हमारा रेड, फिर उसके बाद आएगा ग्रीन, उसके बाद आएगा ब्लू। तो ये कौन से ऑप्शन में, बस वो देख लेना है हमको। तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले लैम्बडा आर या फिर ओमेगा आर, तो ओमेगा आर किधर है, ओमेगा आर ये दो ऑप्शन में, फिर उसके बाद हमको क्या होना, ओमेगा जी होना, फिर ओमेगा जी कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ये, राइट। द नेक्स्ट MCQ इज, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 11/4 लैम्बडा। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज, अगर पाथ डिफरेंस ये है तो फेज डिफरेंस कितना है,
पहले हम ये देख लेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। फेज डिफरेंस मतलब क्या, जब दो वेव्स आती है तो वो दो वेव्स का एक ही पॉइंट पे जो वो इंटरसेक्ट या फिर कोइंसाइड होती है, तो वो पॉइंट पे उनका फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस मतलब क्या, अगर अब यहाँ ये एक बताया हुआ है कि ये इसलिए डिफरेंट पॉइंट्स बताया हुआ है क्योंकि ये एक के ऊपर है कि अगर कोइंसाइड करके बताएंगे तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे कि कौन सा किधर है। तो अगर ये सेम फेज है, मतलब अगर इसका ये पॉइंट है जीरो, फॉर एग्जांपल जीरो एम्पलीट्यूड का, और इसका भी ये पॉइंट है जीरो एम्पलीट्यूड का, तो ये हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा। या फिर हम अगर ऐसा बोलते हैं कि इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है और इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो अगर एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ है तो उसका मतलब उसके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। और सेकंड ये है कि सेकंड क्या है हमारा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर एक वेव स्टार्ट होती है फॉर एग्जांपल ये पॉइंट से, तो वो यहाँ तक उसका हो जाएगा डिस्टेंस 6 लैम्बडा। अब दूसरी वेव हमारी स्टार्ट हो रही है एक दूसरे पॉइंट से जो ज़्यादा दूर है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इंटरफेरेंस से पहले, 8 लैम्बडा। तो ये डिस्टेंस उनका इंटरफेरेंस से पहले या फिर ये डिस्टेंस जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, अगर उनका वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो उनका डिस्टेंस सेम रहेगा, तो उनका पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल है तो इसमें उनका पाथ डिफरेंस होगा 8 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा, दैट इज 8 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा, दैट इज 2 लैम्बडा। तो यहाँ पर उनका पाथ डिफरेंस हो गया 2 लैम्बडा। अब हमारे पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये हमने लिख लिया कि क्या है वो 11/4 लैम्बडा, और हमको फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा एक्स दिया हुआ है हमारे पास 11/4 लैम्बडा। अब 11/4 लैम्बडा अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू 11/4 लैम्बडा, राइट। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 11 पाई बाय 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिर 11 पाई बाय 2, दैट इज ऑप्शन बी। So the next MCQ is which of the following cannot produce two coherent sources? Two coherent sources कौन प्रोड्यूस नहीं कर सकता? जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि लॉयड्स मिरर प्रोड्यूस करता है टू कोहेरेंट सोर्सेस, फ्रेस्नेल्स बायोप्रिज्म भी करता है, यंग्स डबल स्लिट भी करता है, लेकिन हमारा प्रिज्म क्या करता है सिर्फ, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखे कि प्रिज्म हमारा सिर्फ डिस्पर्स करने का काम करता है, जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्जन कर देता है या फिर डिस्पर्स कर देता है, वो इतना ही काम करता है। तो वो हमारा कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। अब ये हमारा बेसिक डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अगर लाइट ऐसे आ रही है यहाँ पर, तो वो ये यहाँ से स्ट्रेट नहीं जाएंगी, सिर्फ ये ऑब्स्टेकल या फिर ये जो स्लिट है यहाँ से ऐसा बेंड होकर जाएंगी। तो ये बेंड होकर जो जाने वाली लाइट है तो वो हमारा प्रोसेस होता है डिफ्रैक्शन। So the next MCQ is in a single slit diffraction pattern, the first minima obtained with red light of wavelength 6600 angstrom unit coincides with first maxima of some other wavelength lambda. Then the value of that wavelength is, अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि फर्स्ट मिनिमा है, तो फर्स्ट मिनिमा बोलेंगे हम a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, राइट। अब फर्स्ट मैक्सिमा है, तो अब हमको ये पॉइंट याद रखना है कि जब मैक्सिमा है तो यहाँ पर n प्लस 1/2 होगा, और मिनिमा है तो यहाँ पर सिर्फ n होगा। तो हम बोल रहे हैं कि वो दोनों की पोजीशन तो सेम है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट बोला है दोनों भी, फर्स्ट मतलब n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे हम यहाँ पर दोनों भी। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ लैम्बडा रेड आएगा, मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। अब यहाँ पर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 लैम्बडा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा लैम्बडा रेड इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा, जो भी हमारा कलर ऑफ लाइट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको लैम्बडा इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा। अब हमको निकालना है लैम्बडा, तो ये 2/3 उधर हो जाए, 3/2 उधर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2/3 आर लैम्बडा आर हो जाएगा। अब लैम्बडा आर कितना दिया है हमको 6600 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 6600, तो हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये 00, तो 2 इंटू 2200 विल बी 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट। So the next question is very short answer questions for 1 mark each. So the first question is what is the shape of the wavefront on earth for sunlight? Sunlight जो सन से हमारी अर्थ पे आ रही है तो उसकी वेवफ्रंट का शेप क्या है। अब सन से अगर हम उसके नज़दीक का एक पॉइंट कंसिडर करें तो वो होगा हमारा स्पेरिकल वेवफ्रंट, क्योंकि सन से हर डायरेक्शन में पूरा 3 डायमेंशंस में हर डायरेक्शन में लाइट एमिट हो रही है,
तो जैसे हम अगर ये पॉइंट कंसिडर करें तो यहाँ पर हमारा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहाँ पर भी हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को इन्फिनाइटली ज़्यादा या फिर इन्फिनाइटली लॉन्ग बढ़ा दिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे हमारा सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कन्वर्ट होते 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 यहाँ पर हमको ऐसे लाइट आती है जैसा एक प्लेन वेव फ्रंट से लाइट आ रही है अर्थ पे। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Young's double slit experiment, if there is no phase difference, initial phase difference between the light from two slits, a point on the screen corresponds to fifth minimum. What is the path difference? अब हम बोल रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब वो फेज डिफरेंस सेम है, तो क्रेस्ट पे इंटरफेरेंस होगा या फिर कोइंसाइड होगा, ट्रफ पे कोइंसाइड होगा। तो अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्ड्स टू फिफ्थ मिनिमम, मतलब स्क्रीन पे एक पॉइंट है वो फिफ्थ मिनिमम है। मतलब अगर सेंटर से हम कंसिडर करें तो ये होगा फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, फिफ्थ मिनिमम, तो ये फिफ्थ मिनिमम है। तो फिफ्थ मिनिमम पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच का, तो वो निकालना है हमको। तो उसका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस, तो हम आगे वो क्वेश्चन है वो टेबल में कंसिडर करेंगे कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है। तो जब भी यहाँ पर हमारा इंटरफेरेंस होगा तो हम लेंगे 2n-1, और जब डिफ्रैक्शन होगा तो उसमें n+1/2 या वैसे ही कुछ लेंगे जो हम आगे कंसिडर करेंगे। तो हमारा ये हो गया डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। अब कितना मिनिमम है, कितने नंबर का, फिफ्थ मिनिमम है, तो n इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 10-1 9, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा बाय 2। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 9 लैम्डा बाय 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कोहेरेंट सोर्सेस whose intensity ratio is 25:1 produce interference fringes. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम देम। मतलब उनका इंटेंसिटी का रेशियो दिया है और उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है हमको। दो लाइट वेव्स है, दो कोहेरेंट सोर्सेस है जिनका इंटेंसिटी का रेशियो ये है, तो हमको उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो वो हमारे पास उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है कि I1/I2 इज इक्वल टू A1/I2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हमारे पास I1/I2 दिया हुआ है 25:1। अब आप A1/I2 निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लिए तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। तो हमारे पास उनका रेशियो आ जाएगा A1/2 5:1, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू लाइट सोर्सेज मस्ट बी ऑफ इक्वल इंटेंसिटी टू ऑब्टेन अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमको ये बताना है कि लाइट सोर्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी क्यों होना चाहिए। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर ये दो वेव्स है, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब इसका क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहा है इसके क्रेस्ट पे, इसका ट्रफ कोइंसाइड होगा इसके ट्रफ पे, राइट। अब इसका क्रेस्ट मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे हम इसको, इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट। अगर इसको हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि +1+1, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, +1+1 मतलब +2, तो ये हमको मैक्सिमम पॉइंट देगा। अब फिर इसके बाद हम ये पॉइंट लेंगे -1, तो -1 एडिशन करेंगे तो हो जाएगा -2, तो हमको ये पॉइंट देगा। अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करेंगे कि ये 0 और ये 0, तो 0 + 0 0, तो हमको ये पॉइंट देगा। तो अगर ऐसे हम कंसिडर करें तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमको क्या मिल रहा है 0 मतलब हमारा डार्क पॉइंट, और ये मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस पॉइंट या ब्राइट पॉइंट। तो यहाँ पर हमको सिर्फ दो टाइप के पॉइंट मिलेंगे, एक तो हो जाएगा ब्राइट पॉइंट, एक तो हो जाएगा डार्क पॉइंट। हमको मिडल शेड्स नहीं चाहिए, तो हमको शेड नहीं मिल रहे यहाँ पर। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इसका क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहा है इसके ट्रफ से, तो वो दोनों की इंटेंसिटी का रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है 0, राइट। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको डार्क पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर दो लाइट की इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, मतलब एक की इंटेंसिटी ज़्यादा है दूसरे की इंटेंसिटी कम है, तो दोनों का जब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो हमको मैक्सिमम ब्राइट पॉइंट कैसे मिलेगा कि इसकी इंटेंसिटी प्लस इसकी इंटेंसिटी, मतलब एक कुछ मिडल इंटेंसिटी का पॉइंट मिलेगा हमको। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि इसका फर्स्ट वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ कोइंसाइड कर रहा है, तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा है और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी कम है, तो हमको एग्जैक्ट डार्क पॉइंट नहीं मिलेगा कि मतलब फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा है और सेकेंड वेव की कम है, तो हमको कुछ ना कुछ एक कम ब्राइटनेस वाला पॉइंट मिलेगा। तो जो कम ब्राइटनेस वाला पॉइंट होगा तो हम उसको अच्छे से, हमको इंटरफेरेंस पैटर्न, हमको बैंड नहीं मिलेगा। हमको ऐसा बैंड होना है कि एक जगह सिर्फ ब्राइट, दूसरी जगह डार्क, तीसरी जगह ब्राइट, मतलब ब्राइट डार्क बैंड्स, एग्जैक्ट डार्क और एग्जैक्ट ब्राइट होना है हमको।
हमको शेड्स नहीं चाहिए। तो अगर इक्वल इंटेंसिटी नहीं होंगे तो वो शेड्स आ जाएंगे, और शेड्स आ गए तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस मस्ट बी 0, जो कि यहाँ पर नहीं होंगे। और फिर सेकेंड पॉइंट भी हम वही पॉइंट को बस 2-3 टाइप्स में लिख रहे हैं बस। कॉन्ट्रास्ट शुड बी मैक्सिमम, मतलब डार्क ही होना चाहिए एग्जैक्ट, और लाइट हमारा ब्राइटेस्ट पॉइंट ही होना चाहिए, अलग अलग ब्राइटनेस के पैटर्न नहीं होने चाहिए हमको। और ये दोनों से क्या होगा, हमारा अच्छा वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अगर ऐसा रहा तो इक्वल इंटेंसिटी के रहे, तो अगर नहीं रहे तो वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसका हमको बस बेसिक फार्मूला लिख देना है। तो इसका फार्मूला है हमारे पास चेंज इन फेज डिफरेंस इज ओमेगा बाय सी इंटू एन, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डेल्टा एक्स दैट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो बस इसका फार्मूला लिख के इसको लेवलिंग कर दिया हमने कि एन क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ओमेगा उसके एंगुलर वेलोसिटी है, और डेल्टा फाई हमारा फेज डिफरेंस है। तो हम ये लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द स्लिट विड्थ टू ऑब्टेन अ प्रोनाउंस्ड डिफ्रैक्शन विद अ सिंगल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ लैम्बडा। मतलब अगर एक सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से हमारी स्लिट विड्थ कितनी होना चाहिए कि हमको एक अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिले। तो हमारी स्लिट विड्थ यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, मतलब जो हमारा वेवलेंथ है लैम्बडा उसके ऑर्डर की होना चाहिए। अब हमारा वेवलेंथ कितना होता है, फॉर एग्जांपल 5000 एंगस्ट्रॉम, तो उसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा रहा तो बहुत सारे वेव एक साथ आ जाएंगे, और हमारे अगर बहुत सारे वेव एक साथ आ गए उसमें तो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर उसके वो स्लिट अगर वेवलेंथ के ऑर्डर का ही रहा तो हमको अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। So the next question is what must be the ratio of the slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum at 45 degrees। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। तो हम फार्मूला क्या है हमारा देख लेंगे। फार्मूला है हमारा, अगर पहले गिवन डेटा लिख लेंगे, थीटा 45 डिग्री है, और हमारे पास रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ। तो हम स्लिट विड्थ को डिनोट करेंगे ए से, और वेवलेंथ तो लैम्बडा होता है, तो हमारे पास हमको ए बाय लैम्बडा निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, राइट। तो यहाँ पर ए साइन थीटा, तो हम साइन थीटा निकालना है हमको, या फिर हमको ए बाय लैम्बडा निकालना है। तो हमने इसको बस ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर हम एन इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट मिनिमम, राइट। सो हमको अब साइन थीटा, मतलब साइन हम रख देंगे 45, साइन 45 होता है हमको मालूम है 1/√2। अब हमको लैम्बडा बाय ए नहीं निकालना है, हमको ए बाय लैम्बडा निकालना है। तो अब बस उसको इन्वर्स कर देंगे, तो ए बाय लैम्बडा हो जाएगा √2 हमारा, या फिर √2:1 बोलेंगे हम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। So let us move on to the next question. The next question is short answer question for 2 marks each. So the first question is what are secondary sources and states hygiene principle। तो अब जैसा ये डायग्राम में देख सकते हैं, बस जैसे फिजिक्स में ज़्यादातर यही होता है कि आपने अगर डायग्राम याद रख ली तो आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट कर रहा है, ये सोर्स हमारा। अब ये सोर्स को हमने एक स्लिट से या फिर एक पिन होल से पास किए। अब उसके बाद हमने एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाया, उसमें 2 पिन होल्स किए। तो ये पॉइंट्स, ये जो 2 पिन होल्स है, ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ये खुद 2 सोर्सेस है, लेकिन ये 2 सोर्सेस है क्या? नहीं, हमारा सोर्स तो बल्ब यहाँ पर एक ही है हमारा। हम इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं जैसा कि मून है हमारा, तो हमको मालूम है कि सन तो लाइट सोर्स है, लेकिन मून लाइट सोर्स नहीं है, खुद सोर्स नहीं है वो एक रिफ्लेक्टेड लाइट हमको बताता है जो अर्थ पे आती है। तो सेकेंडरी सोर्सेस क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज वो है जो खुद लाइट सोर्स नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन बट रिसीव लाइट को एक अदर सोर्स से लाइट रिसीव करते हैं और वो रिफ्लेक्ट या स्कैटर होती है आगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्सेज। अब हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या बताता है? हाइजीन्स प्रिंसिपल बोलता है कि वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो होगा वो कैसे एक्ट होगा, एक सेकेंडरी लाइट सोर्स जैसे एक्ट होगा, और उसकी वेवलेंथ भी स्फेरिकल सोर्स की तरह हर डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ आगे की वेवलेंथ, उसके आगे की जो वेव फ्रंट्स होगा वो कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे की वेव फ्रंट से कुछ पैटर्न बनना नहीं है, आगे की वेव फ्रंट से ही जो पैटर्न बनेगा, और हम इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम सिर्फ आगे की उसकी वेव फ्रंट्स को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर बस थ्योरी में दिया हुआ है पॉइंट्स, और आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया, लेकिन ये उसका इफेक्टिव नहीं है समझने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम से बताया कि यहाँ पर का हर एक वेव फ्रंट, अब ये वेव फ्रंट्स है, जो पर्पल कलर के कर्व्स है वो वेव फ्रंट्स है, तो यहाँ का हर एक वेव फ्रंट एक सोर्स के जैसा काम करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 सोर्स जैसा काम कर रहे, तो हमको ये लग रहा है कि ये 2 अलग अलग सोर्सेस की वजह से पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम is incident on 2 slits in a screen perpendicular to direction of rays।
If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter, find the distance between slits. तो हमको यहाँ पर सब गिवन डेटा दिया है, हम वो लिख लेंगे पहले, और हमको डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स निकालना है, मतलब दो स्लिट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, तो हम वो निकाल लेंगे। हम पहले गिवन डेटा लिख लेंगे कि लैम्बडा इज इक्वल टू 5500 कैपिटल डी। अब इसमें हमको ये पॉइंट एक ध्यान रखना है कि कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है। कैपिटल डी मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो हमको ये ध्यान में रखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, पहले तो हम ये लिख लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस निकालना है हमको। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन हमको यहाँ पर क्या दिया है 10 ब्राइट फ्रिंजेस, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 10। डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस, तो डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस कितना दिया है हमको 2 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम है कि डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस मतलब 10 ब्राइट फ्रिंजेस होंगे और 10 डार्क फ्रिंजेस होंगे। अब हमको फ्रिंज विड्थ मतलब दो फ्रिंजेस के बीच में का फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे 2/10, तो हमको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा, तो हो जाएगा उसको मीटर में कन्वर्ट किए तो, और ये मीटर है तो ये हो जाएगा 2/10, तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻1, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए 10⁻2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻3 मीटर, राइट। अब हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट का, हमको डी निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। अब ये कैसे याद रख सकते हैं आपकी, कैपिटल डी मतलब बड़ा डी हमेशा ऊपर होगा और छोटा डी नीचे होगा, तो आप ऐसा इसको याद रख सकते हैं। तो हम ये निकालेंगे फ्रिंज विड्थ, तो हमारे पास दिया है ओमेगा, कितना दिया है 2 × 10⁻³ हमने निकाल लिए, और ये हमारे पास है हमको स्मॉल डी निकालना है, तो हम स्मॉल डी को इधर भिजा देंगे और ओमेगा इधर आ जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा डी इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन ओमेगा। तो हम बस वैल्यूज पुट कर देंगे। लैम्बडा हमारे पास कितना दिया हुआ है 5500 एंगस्ट्रॉम, उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5.5 × 10⁻7 मीटर। कैपिटल डी कितना दिया है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर एज इट इज, और यहाँ पर हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो ये आ गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, 5.5 10⁻7 और +3 -4, तो ये आ गया हमारा आंसर इस। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 4 कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा इंटरफेरेंस, बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं कि अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी 4 कंडीशंस बताओ। तो हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की कि इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, वो एक ही सोर्स से होना चाहिए, अगर अलग अलग सोर्स से रहे तो बेसिकली उनकी इंटेंसिटी डिफरेंस होंगी, या फिर उनका कलर डिफरेंट होगा, और कलर डिफरेंट रहा मतलब वेवलेंथ डिफरेंट होगी या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुई तो फिर से यहाँ पर हमको अच्छा पैटर्न नहीं मिलेगा, तो हम वही कंडीशंस बताएंगे। जैसा ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ये एक ही सोर्स से हम 2 सेकेंडरी सोर्सेज बना रहे हैं, और वो सेकेंडरी सोर्सेज में सब रहेंगे कि वो एक ही कलर के होंगे, कोहेरेंट होंगे, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही वेवलेंथ के होंगे या एक ही फ्रीक्वेंसी के होंगे। अब यहाँ पर और कंडीशन क्या है देखेंगे हम। तो फर्स्ट कंडीशन से दे मस्ट बी कोहेरेंट, सेकंड बोलेंगे दे मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, थर्ड बोलेंगे द स्लिट मस्ट बी नैरो, ये स्लिट जो है वो डिस्टेंस उसका बहुत कम होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, और द टू वेज मस्ट बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट लेबल रे डायग्राम ऑफ फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शोइंग द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म का, और उसमें एक क्या चीज़ बताना है, उसने यहाँ पर मार्क करके दिया हमको कि रीजन ऑफ इंटरफेरेंस बताना है, तो आपको ये बताना ज़रूरी है। तो इंटरफेरेंस का रीजन कौन सा है, बस ये हम इसको डार्क कर देंगे ऐसे। ये हमारा फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म का डायग्राम है, इसको आपको लेबलिंग करना ज़रूरी है कि ये सुपरपोजिशन रीजन है, ये स्क्रीन है, ये बाइप्रिज्म है, ये डी डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, तो ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये स्लिट्स है S1 S2, और ये हमारा बाइप्रिज्म है। तो हमारा सोर्स तो एक ही है, लेकिन हमने पढ़े कि बाइप्रिज्म क्या करता है, बाइप्रिज्म की लाइट ये बाइप्रिज्म से ऐसे आगे जाती है कि हमको ऐसा लगता है कि ये 2 सोर्सेज से आ रही है S1 और S2, तो हम ये बता देंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ लेंथ। अब इसका आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ और एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्विमिंग पूल में उतरे जो 3 फीट या 4 फीट किड स्विमिंग पूल है, तो उसमें आप अगर चल रहे तो बेसिकली आपकी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि वाटर का फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए आप पानी में जब चलेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी। और अगर वही केस में अगर आप कोई आपका फ्रेंड एक साथ में चल रहा है जो स्विमिंग पूल के बाहर है, तो अगर सेम टाइम दिए दोनों को, तो जो पानी में चल रहा है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, और जो बाहर चल रहा है वो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये दोनों का रिलेशन है, बस ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ और एक्चुअल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमको क्या बताएगा कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन मीडियम इज द करस्पॉन्डिंग पाथ इन वैक्यूम दैट द लाइट ट्रेवल्स एट द सेम टाइम एज इट टेक्स इन अ गिवन मीडियम।
मतलब वैक्यूम में वो लाइट कितना ट्रेवल कर रही है सेम टाइम में जितना वो मीडियम में करेंगी, तो ये हमको बताएंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब वो मीडियम में वो लाइट उतने स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बताएंगे। तो ये हो गया ना हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ और एक्चुअल पाथ लेंथ का डिफरेंस। अब हम इसको मैथमेटिकली भी बता देंगे कि अगर हम डिस्टेंस लेंगे डेल्टा एक्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन, तो हम बोलेंगे कि ये पाथ लेंथ उसका है डेल्टा एक्स, तो उसका इक्विवेलेंट पाथ लेंथ वैक्यूम में हो जाएगा एन डेल्टा एक्स। तो हमने अगर उसको उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दी तो हमको उसका वैक्यूम में पाथ लेंथ मिल जाएंगे। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि टाइम हमारा वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से टाइम का निकालेंगे तो ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मीडियम में कुछ हम बोल रहे सेम टाइम है, तो ये मीडियम के लिए और वैक्यूम के लिए सेम टाइम है, राइट। अब हम डी वैक्यूम निकालेंगे तो ये वी वैक्यूम इधर ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा वी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम इंटू डी मीडियम। अब हमको ये मालूम है कि वी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम ये हमारा डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हम बोल सकते हैं इसको डी मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम दैट मीडियम। और हमारा डी वैक्यूम क्या है, ये हमारा है ऑप्टिकल पाथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये है और ये ऑप्टिकल एक्चुअल पाथ लेंथ से कैसा डिफरेंस हो रहा है। और हम यहाँ पर भी बस उसका एक फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल्स एंड फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। अब इसमें भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना दिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेस्नेल्स और फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, इसका डिफरेंस हमको बताना है। तो आपने अगर सिर्फ डायग्राम भी याद रख ली तो आप बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हैं। तो अब कैसे बताएंगे, हम पहले फर्स्ट बताएंगे कि द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब ये सोर्स और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है। और फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन में क्या है, फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन में दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, या हम इसको ये पॉइंट से भी कंसिडर कर सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो हमने ये देखा कि प्लेन वेव फ्रंट कब होता है, जब सोर्स और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स आर कंसिडर्ड। अब ये तो बेसिकली हमको मालूम ही है कि अगर सोर्स हमारा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो दो ही टाइप हो सकते हैं उसके वेव फ्रंट के, एक तो हो सकता है स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो वही लिखे हमने। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो एक ही टाइप का ये हो सकता है वेव फ्रंट, कौन सा, प्लेन वेव फ्रंट। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रेट एज और नैरो स्लिट। मतलब स्लिट ये बहुत नैरो होनी चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन में। और हमारा फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन क्या बोलता है, ये एक सिंगल स्लिट में भी काम करेंगे, डबल स्लिट में भी काम करेंगे और एक्सेट्रा दूसरे भी टाइप्स के स्लिट्स चल जाएंगे इसमें। अब जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेंस यूज हुआ है, और ये भी डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लेंस नहीं है, तो हम वो पॉइंट लिख देंगे कि हियर कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड और हियर लेंसेज आर नॉट यूज्ड। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल्स एंड फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो हमको यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न और यंग्स सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिडर करना है। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पर इंटरफेरेंस होना चाहिए, ये हो जाएगा इंटरफेरेंस। तो हमको अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो बेसिकली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का ही मतलब डिफरेंस बताना है, तो हम डिफरेंस बता देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जब डबल स्लिट इंटरफेरेंस होगा तो हमारा जो हम लेबोरेटरी सेटअप रहेगा कॉमन, कि मतलब हमारे पास लैब में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनाए, तो उसमें क्या होगा, स्लिट्स आर मच थिनर देन द सेपरेशन। मतलब अगर दो स्लिट है, अगर हम ये ऐसा डायग्राम बनाए, ये दो स्लिट है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि स्लिट्स आर मच थिनर देन द सेपरेशन। स्लिट की थिकनेस बहुत कम होंगी कंपेयरिंग टू द सेपरेशन। और यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे सोर्सेज एंड यूजुअली ऑब्टेन बाय यूजिंग बाइप्रिज्म और फ्लॉइड्स मिरर। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज फ्यू मिलीमीटर ओनली। ये दोनों का सेपरेशन कितना होगा, फ्यू मिलीमीटर होगा, कुछ 5-6 मिलीमीटर एक्सेट्रा। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा, द सिंगल स्लिट इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड इट्स यूजुअली ऑफ विड्थ लेस देन 1 मिलीमीटर। इसके अब यहाँ पर पहली बात तो एक ही स्लिट आएंगी और उसका विड्थ कितना होगा, लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम। और द सेकेंड डिफरेंस इज विद बेस्ट पॉसिबल सेटअप। अगर हमने बहुत अच्छा सेटअप बनाया तो हमको क्या दिखेगा डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में, वी कैन यूजुअली सी अबाउट 30 to 40 इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ। तो हमको मालूम है इंटरफेरेंस में ऐसे दिखेगा। और डिफ्रैक्शन में क्या दिखेगा, टेकिंग ऑन आइदर साइड ऑब्जर्वर कैन सी अराउंड 20 to 30 फ्रिंजेस विथ सेंट्रल फ्रिंज बीइंग द ब्राइटेस्ट। अब डिफ्रैक्शन में हमको मालूम है कि सेंट्रल हमको ब्राइटेस्ट दिखेंगे, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखे ग्रीन और रेड कलर का, कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइटेस्ट रहेंगे, उसके बाद लाइट डार्क जो होंगी तो वो उनका
ब्राइटेस्ट से थोड़ा कम कम होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके फॉर्मूलेस देखने हैं बस। तो उनके फॉर्मूलेस पहले हम किसके देखेंगे, फ्रिंज विड्थ के देखेंगे। तो फ्रिंज विड्थ भी एन ब्राइट फ्रिंज और एन डार्क फ्रिंज के देखेंगे। तो हमारे पास बेसिक तो ये फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी, ये तो दोनों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा डिफ्रैक्शन में, एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक पॉइंट बस याद रखना है हमको, बाकी का हमारा पूरा ऑटोमेटिक हो जाएंगे डिफरेंस। तो एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि हमारा डिफ्रैक्शन में हमारा nth ब्राइट फ्रिंज के लिए हमको n प्लस हाफ लेना है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो पूरा टेबल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, अब डिफ्रैक्शन में n प्लस हाफ लिए, अब यहाँ पर n लेना है। तो अब जहाँ जहाँ भी हम लिखेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए डिफ्रैक्शन में, तो वहाँ पर हम n प्लस हाफ लेंगे। अब यहाँ पर n प्लस हाफ लिए तो यहाँ पर n लेना है। तो हम इंटरफेरेंस में क्या लेंगे, n n n, सब जगह n, और उसका अपोजिट हो जाएगा डार्क फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, हमने यहाँ पर डिफ्रैक्शन में n प्लस हाफ लिए थे, अब यहाँ पर इंटरफेरेंस में n माइनस हाफ लेना है हर जगह, n माइनस हाफ। तो अब यहाँ पर n माइनस हाफ लिए तो यहाँ क्या लेंगे, n। तो बस आपने कोई भी एक पॉइंट याद रख लिए कि अगर डिफ्रैक्शन में n प्लस हाफ लेना है तो आप बाकी का टेबल ऑटोमेटिकली याद रख सकते हैं अच्छे से। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर। So what will be the wavelength range seen when white light passes through glass of refractive index 1.55? अब हमको ये मालूम है कि व्हाइट लाइट में किधर से किधर वेवलेंथ होते हैं, 400, 700, 700 नियरली रेड कलर वेवलेंथ होती है, और यहाँ पर 400 एलिमेंट हमारा वायलेट कलर वेवलेंथ होंगी, वायलेट कलर से नजदीक कुछ कलर। तो हमारा जब व्हाइट लाइट ग्लास से पास होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.55, तो कितनी रेंज की हमको वेवलेंथ दिखेंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि मिनिमम वेवलेंथ हमको दिया है 400 नैनोमीटर, मैक्सिमम वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम फार्मूला लिख लेंगे कि हमारे पास फार्मूला है कि n या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो उससे हम यहाँ पर वेवलेंथ इन मीडियम का फार्मूला निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं, बस इसमें हम दोनों की जगह वैल्यूज रख देंगे, मिनिमम वेवलेंथ में भी वैल्यूज रख देंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ में वैल्यूज रख देंगे, तो हमको उसके वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हमको जैसे वैल्यूज मिली, फर्स्ट मिनिमम वेवलेंथ के लिए 400 डिवाइड बाय 1.55, तो ये मिली 258.06 नैनोमीटर। हमने नैनोमीटर को कन्वर्ट नहीं किया मीटर में, नैनोमीटर रहने दी। और सेकंड भी हम मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लेंगे। हमको रेंज पूछा है कि रेंज कितनी है, तो रेंज होंगी फ्रॉम 258.06 नैनोमीटर टू 451.61 नैनोमीटर। ये रेंज में हमको लाइट, वाइट लाइट दिखेंगी ग्लास में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the optical path of a ray of light of a given wavelength traveling at a distance of 3 cm in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x cm through a medium of having refractive index 1.25. Determine the value of x. मतलब ऑप्टिकल पाथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको यहाँ पर रिलेशन मालूम रहना है। तो हमको मालूम है कि ऑप्टिकल पाथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1। फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2। बस हमको वही लगा देना है। यहाँ पर हमको 3 वैल्यूज दिए हुए और 4th वैल्यू निकालना है हमको, बस हम निकाल लेंगे। हमको पहले क्या क्या दिया वो लिख लेंगे कि d1 3 सेंटीमीटर है, n1 1.6 है, n2 1.25 है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो भी d2 भी निकालेंगे वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हम निकाल लेंगे n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2। तो हमने जब वैल्यूज पुट करें यहाँ पर तो हमको आंसर मिलेगा 3.84 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्यों मिला, क्योंकि हमारा d1 भी सेंटीमीटर में था, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये इसका वेरी शॉर्ट आंसर खत्म होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इमेजेस है, वो सिर्फ आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इमेजेस यहाँ पर हमने डाले कि इंटरफेरेंस कैसे होता है, पैटर्न्स कैसे मिलेंगे, क्या डिफरेंसेस से क्या अगर हम चेंज करेंगे कि स्लिट डिफरेंस बिटवीन द स्लिट्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, और स्लिट विड्थ चेंज करेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज करेंगे तो क्या होगा। ये बस आपके इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाला है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।